हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बरसर्क मांगा की कन्विक्शन आर्क द होली आयरन चेन नाइट्स को। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मिउरा ने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बरसर्क सीरीज के वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहाँ आप जाकर बरसर्क सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, वरना कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो। मांगा की शुरुआत में गट को होली आयरन चेन नाइट ने घेर लिया है। फानेसी ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को कन्फ्रंट करती है और उसके खून से सने हुए गेटअप को देख फानेसी को भी यकीन है कि वो ही हॉक ऑफ डार्कनेस है। वहीं गट भी सोच में है कि ये लोग आखिर हैं कौन। फानेसी बताती है कि वो होली आयरन चेन नाइट से है, जो होली सी के डायरेक्ट कंट्रोल में और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिकॉग्निशन द्वारा दिए गए एक इम्पोर्टेंट मिशन में है, और वो गट को सरेंडर करने के लिए कहती है। गट, जो कभी किसी रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हुआ और न ही किसी प्रिस्ट के द्वारा कभी गिरफ्तार किया गया है, उनसे ऐसा करने का कारण पूछता है। फानेसी को लगता है कि विलेज में जो बच्चों की लाशें हैं और ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के रास्ते में छूटे हुए लाशों के ढेर के लिए वो ही जिम्मेदार है, और इसे भगवान की मर्जी मानकर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को सीज करने का हुक्म देती है। वहीं गट अभी घायल है और इस कंडीशन में नहीं है कि वो एक और लड़ाई लड़ पाए। होली नाइट्स के सोल्जर्स भी गट को देख घबरा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी रेपुटेशन जानते हैं, जिसका सच अब उन्हें जल्द ही पता चलने वाला है। तभी एक सोल्जर्स गट पर अचानक हमला करता है, जिससे गट रोक तो लेता है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और गिरते ही वो तुरंत उठ जाता है। सोल्जर्स को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, और वो इसे एडवांटेज समझ गट पर हमला कर देते हैं। गट अभी लड़ नहीं सकता, इसलिए वो उनके हमले से तेजी से बचता है। क्योंकि सोल्जर्स को उसे जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला है, वो उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। गट खुद को घिरा देख उन्हें पंच करना बेहतर समझता है, जो सोल्जर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड था, और गट तेजी से उनके हमलों से बचता हुआ उन्हें पंच करता है और उन पर नॉन लीथल अटैक ही कर रहा है। होली नाइट्स घायल गट को भी काबू में नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल वो लड़ाई में इनएक्सपीरियंस्ड हैं, और उनमें वही लोग शामिल हैं जो अपने हायर अथॉरिटी से कनेक्शन की वजह से सेफ रहना चाहते हैं, जिसमें से एक सर्पिको भी है। गट अभी भी उनसे बचने की कोशिश कर रहा है कि अचानक उसके पैर पर एक तीर लगता है, और खुद को कॉर्नर देख अब गट के पास कोई और चारा नहीं है, और वो अपने स्वॉर्ड की एक ही स्विंग से वहां खड़े 5 आर्मर्ड सोल्जर्स को मार देता है, जिसे देख वहां सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गट के इस हमले से उसके हाथ के घाव फिर ओपन हो जाते हैं, और सोल्जर्स को भी ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की रेपुटेशन कंफर्म हो जाती है। अजान को समझ में आता है कि सर्पिको सही कह रहा था, और वो खुद फानेसी से कहता है कि सोल्जर्स को पीछे हटा ले, ताकि वो खुद ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को कन्फ्रंट कर सके। और अजान के मैदान पर आते ही सोल्जर्स में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अजान नाइटहुड के चलते गट को अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है और उसे प्रॉपर बैटल के लिए चैलेंज करता है। गट ने अजान के बारे में पहले ही सुन चुका है। उसे याद आता है कि जब वो बच्चा था तब किसी नाइट ने एक पूरे 100 आदमियों की टुकड़ी को एक पुल पर अकेले ही रोक रखा था, वो भी सिर्फ एक घायल आदमी को बचाने के लिए, और तब से आयरन क्लब अजान का नाम फेमस हुआ था। नाइटहुड कर्टेसी के चलते अजान के पूछने पर गट उसे अपना नाम बताता है, और अजान अपने बड़े से हथियार से गट पर हमला करता है। अजान के शक्तिशाली हमले से गट बच जाता है, लेकिन उसके पीछे पेड़ टूट जाता है, और गट को अजान की स्ट्रेंथ का पता चलता है। चूंकि गट अभी लड़ने की पोजीशन पे नहीं है, वो अजान के सभी हमलों को डॉज करता है, लेकिन अजान गट को कॉर्नर कर उस पर स्पेशल अटैक करता है, जिससे गट अपने स्वॉर्ड से डिफेंड कर लेता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से गट खुद को पीछे गिरने से नहीं बचा पाता। गट की इतनी देर तक टिके रहने से अजान खुश है, साथ ही वो डिसअपॉइंट है कि गट ने अभी तक उस पर हमला नहीं किया, जिसकी उम्मीद उसे गट के हमले से हो गई थी। गट की हालत खराब होती जा रही है और वो खुद को ज्यादा देर डिफेंड नहीं कर सकता, तो वो फानेसी को टारगेट कर उसे हॉस्टेज बनाने के लिए अजान की तरफ बढ़ता है, और उसके हथियार पर पैर रख अजान के ऊपर से जंप कर सीधा फानेसी की तरफ बढ़ता है। फानेसी गट को इतने नजदीक देख घबरा जाती है, और गट दूसरे सोल्जर्स को मार फानेसी की तरफ बढ़ता है, लेकिन फानेसी अपने बचाव में सिर्फ तलवार उठा ही पाती है, और गट उसके स्वॉर्ड को हटाने वाला होता ही है कि उसके पैर पर एक तीर लगता है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है, और फानेसी का स्वॉर्ड गट की गर्दन पर लगता है, और गट वहीं बेहोश हो जाता है। फानेसी को भी यकीन नहीं होता कि
कि उसने गट को काबू में कर लिया और तभी वहाँ सोल्जर्स आकर गट को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं कि आजान उन्हें रोक लेता है। सोल्जर्स को लगता है कि गट ने उनके दोस्तों को मारा है और वो गट को मार अपना बदला लेना चाहते हैं, लेकिन आजान एक ट्रू नाइट है और वो उन्हें बताता है कि गट ने स्वॉर्ड का जवाब स्वॉर्ड से दिया है जो किसी भी लड़ाई में होता है और वो अपना बदला लेकर मरे हुए दोस्तों की बहादुरी का अपमान कर रहे हैं। आजान की बात सुन सोल्जर्स को उनकी गलती का एहसास होता है। वहीं फार्नेसी अभी भी शॉक में है क्योंकि आज तक कभी वो किसी लड़ाई में नहीं उतरी और आज उसने पहली बार किसी का खून बहाया है। आजान ये देख गट को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। होली आयरन नाइट के कैंप में गट को बंदिशों में बांध कर लाया जाता है। फार्नेसी गट को पर्सनली इंटेरोगेट करने के लिए अपने टेंट में बुलवाती है और ये काम वो अकेले में करना चाहती है, इसलिए सभी को वहाँ से भेज देती है। फार्नेसी गट से पूछती है कि वो कहाँ से आया है, ये सब क्यों कर रहा है और क्या चीज हासिल करना चाहता है, और उसके हथियारों का ढेर देख पूछती है कि क्या वो कोई वॉर शुरू करना चाहता है। और तो और उसके तलवार के बारे में पूछती है जो एक मर्सनरी के हिसाब से बहुत बड़ी है। साथ ही वो बहलीट के बारे में उससे जानना चाहती है। फार्नेसी गट को उसके एक्शन के लिए कन्फेस करने को कहती है ताकि जब वो गट को होली सी के कोर्ट में ले जाए तो उसे सभी चीजें मालूम हो। गट फार्नेसी से पूछता है कि क्या वो गॉड और डीमन को मानती है, क्या उसने कभी भगवान को देखा, और ये सुनते ही फार्नेसी वही बातें दोहराती है जो उसे सिखाया गया है या उसने पढ़ा है कि भगवान हेवन में रहता है और वो हमारे विश्वास में रहता है। ये जान गट समझ जाता है कि वो अपने आइडल की तरह ही खोखली है जिसने ना कभी भगवान या डीमन को देखा, और वो फार्नेसी के सवालों का जवाब देना वक्त की बर्बादी समझता है। गट से ऐसा जवाब मिलने पर फार्नेसी भड़क जाती है और गट को धमकी देती है कि वो उन सवालों के लिए गट की चमड़ी उधेड़ देगी, लेकिन गट को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो फार्नेसी को और गुस्सा दिलाता है यह कहकर कि तुम बस अपनी अथॉरिटी से हुक्म झाड़ना ही जानती हो, लेकिन असल में तुम खोखली हो। फार्नेसी गट को गुस्से में टॉर्चर करती है जो गट के लिए सिर्फ वार्म अप है, और तभी गट के सीने में खून देख वो डाइवर्ट हो जाती है और तभी वहां आजान आ जाता है। फार्नेसी खुद को इस एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए आजान से गट को वहां से तुरंत उसके पिंजरे में ले जाने का हुक्म देती है और उनके जाते ही अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। वहीं गट खुले में अपने पिंजरे में है और शाम होने वाली है। गट का ब्रांड रिस्पॉन्ड करता है और वहाँ इविल स्पिरिट निकलने लगते हैं। गट बिना अपने हथियारों के कैद में है और वहाँ से निकलने की सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पग चाबी लेकर आ जाता है और गट को छोड़ने के बदले उसे थैंक यू सुनना चाहता है। गट के थैंक यू कहने पर वो गट को पिंजरे से आजाद कर देता है और गट चुपके से अपने हथियार लेने के लिए फार्नेसी के टेंट की तरफ बढ़ता है जहाँ वो अपने गुनाहों के लिए खुद को पनिश कर रही है। ये देख गट और बक हैरान है और तभी गट फार्नेसी के पीछे जाकर उसकी गर्दन पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। गट गिरफ्त कर तैयार होता ही है कि वहाँ एक सोल्जर आ जाता है, लेकिन उसके चिल्लाने से पहले ही गट उसे भी बेहोश कर देता है। गट वहां से यूं ही नहीं निकल सकता, इसलिए वो टेंट में आग लगा देता है डाइवर्शन के लिए। आजान और दूसरे सोल्जर्स के आते ही गट फार्नेसी को हॉस्टेज बनाकर उन्हें रास्ता छोड़ने को कहता है और फार्नेसी की जान खतरे में देख आजान मजबूर हो जाता है। गट वहां खड़े घोड़ों की पूंछ में आग लगा देता है जिससे वो सभी यहाँ वहां भागने लगते हैं ताकि कोई उसका पीछा न कर सके, और गट एक घोड़े पर बैठ वहां से फरार हो जाता है। आजान घोड़ों को काबू में करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि सर्पिको एक घोड़े पर बैठ तुरंत गट और फार्नेसी के पीछे निकलता है। वहीं पग गट के घोड़ों के पूंछ में आग लगाने से नाराज है और वो गट को घोड़े से माफी मांगने को कहता है। तभी फार्नेसी को होश आ जाता है और वो खुद को बिना कपड़ों के उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पाकर छटपटाने लगती है। गट फार्नेसी को शांत रहने को कहता है वरना वो भागते हुए घोड़े से गिरकर मर सकती है, लेकिन फार्नेसी शांत नहीं होती और वो घोड़े से गिरने वाली होती ही है कि उसे गट पकड़ लेता है और कोई और चारा न देख फार्नेसी वैसे ही रहती है। पग फार्नेसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फार्नेसी उसे देख नहीं पा रही है क्योंकि वो एल्स को महसूस नहीं कर सकती है। वहीं सर्पिको गट का पीछा करते हुए उसके करीब आ जाता है और वो गट पर एम कर उस पर तीर चलाने वाला होता ही है कि अचानक उसके पीछे से बहुत से इविल स्पिरिट निकलते हैं और वो लोग भी गट का पीछा कर रहे हैं। इविल स्पिरिट की वजह से सर्पिको का घोड़ा घबरा जाता है और सर्पिको जमीन पर गिरता है और उसे किसी अनजान खतरे की आशंका होने लगती है। वहीं गट अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा है और गट के पूछने पर पग बताता है कि जो लोग अपनी मान्यता पर जरूरत से ज्यादा विश्वास रखते हैं वो दूसरी चीजों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, इसीलिए वो लोग एल्फ को नहीं देख सकते एल्फ के सामने होते हुए भी। और यही फार्नेसी के साथ हो रहा है जो गट को किसी से बात करते हुए सुन तो रही है लेकिन देख नहीं पा रही है, और यही होली आयरन चेन नाइट और आजान के साथ भी था। तभी पग गट को सतर्क करता है और गट अपनी तलवार निकालता है। फार्नेसी को लगता है कि उसके
आदमी आ गए, लेकिन ये एविल स्पिरिट हैं जिसकी आशा फार्नेसी ने नहीं की थी। गट भागते हुए घोड़े पर उनसे लड़ रहा है और एविल स्पिरिट फार्नेसी के करीब आकर उसे अच्छे से देखते हैं। ये देख फार्नेसी डर जाती है क्योंकि आज तक उसने भगवान और डीमन के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है। गट फार्नेसी को अपनी आंखें खोल भगवान का ये नायाब करिश्मा गौर से देखने को कहता है और उसके लिए भागते हुए घोड़े पर तलवार घुमाना मुश्किल होता जा रहा है। तभी घोड़ा बेकाबू हो जाता है और दोनों गिरने लगते हैं, लेकिन गट गिरते हुए भी फार्नेसी को बचा लेता है क्योंकि अब फार्नेसी को उसे कुछ जवाब देने हैं। फार्नेसी उठते ही वहां से भागने लगती है कि वहां जंगली कुत्ते आ जाते हैं, जिसे देख फार्नेसी घबरा जाती है। तभी उन कुत्तों को एविल स्पिरिट पजेस कर लेते हैं और उनका बदला हुआ खूनी चेहरा देख फार्नेसी की चीख निकल जाती है और उसे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता है जो भगवान का नायाब करिश्मा है। वो कुत्ते उन पर लपकते ही हैं कि गट उन्हें वहीं अपनी तलवार से काट देता है और एक कुत्ते का कटा हुआ सिर फार्नेसी की तरफ उछलता है, जिसे गट वहीं पिचका देता है। इतने सारे डिमोनिक पावर देख फार्नेसी की बोलती बंद है और गट फार्नेसी को कुछ प्रार्थना करने को कहता है और अब फार्नेसी के सवालों का जवाब उसे खुद ब खुद मिल रहा है जो उसने गट से पूछा था। गट को उनसे अकेला लड़ता देख और इतने सारे डिमोनिक शक्तियों के सामने वो सोचने समझने की क्षमता खो रही है और वहीं कुत्तों के कटने के बाद भी एविल स्पिरिट उन पर काबू कर बार बार गट पर हमला कर रहे हैं। इन सब से डरकर फार्नेसी भागने के लिए घोड़े के पास जाकर उसे हुक्म देती है कि वो फार्नेसी को बैठाकर उसे वापस ले जाए, लेकिन घोड़े को भी एविल स्पिरिट ने पजेस कर लिया है और वो फार्नेसी को मना कर देता है। वो फार्नेसी को गिराकर फार्नेसी की सवारी करने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ता है। तभी गट देखता है कि फार्नेसी खतरे में है और घोड़ा उसके कपड़े फाड़ रहा है। ये देखते ही उसे इक्लिप्स इवेंट के इंसिडेंट्स याद आते हैं और वो फुल रेस में घोड़े पर हमला करता है, जिससे फार्नेसी बाल बाल बचती है और गट के इस रौद्र रूप को देख डर से कांप रही है। गट फार्नेसी को वहीं रहने का कहकर फिर लड़ने चला जाता है। वहीं गट की पाउच में पग को गट के अंदर उसके टेरिबल रेज महसूस हो रहा है और उसे भी गट के इक्लिप्स इवेंट की इमेजेस दिखाई देते हैं, जिसे देख उसके भी होश उड़ जाते हैं, जिसे वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। गट को और भी जंगली कुत्तों ने घेर रखा है और अब उसे पुरानी बातें याद आने लगी हैं जो इतने समय में वो भूलता जा रहा है और वो उनसे सारी रात लड़ता है। सुबह के होते ही फार्नेसी वही है जहां उसे गट ने रुकने को कहा था और वो कटी फटी लाशों के आसपास गट को आराम करता हुआ देख रही है। फार्नेसी खुद को बहुत ही छोटा और कमजोर महसूस कर रही है क्योंकि अब तक वो खुद को स्पिरिचुअल मान रही थी, लेकिन डिमोनिक शक्तियों के बीच वो एक बार भी गॉड का नाम नहीं लिया। तभी परछाइयों से एक एविल स्पिरिट फार्नेसी को पजेस करने की कोशिश करता है और फार्नेसी की शैटर्ड स्पिरिट का फायदा उठाकर उसके डीपेस्ट डिजायर को जगाने लगता है जो उसने एक पल के लिए महसूस किया था और इस बात का फायदा उठाकर वो फार्नेसी को पजेस कर लेता है। फार्नेसी गट के पास पहुंच उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है कि तभी सूरज की पहली किरण से वो एविल स्पिरिट फार्नेसी के अंदर से निकल जाता है और वो खुद को इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पाकर रोने लगती है। तभी वहां सर्पिको आ जाता है और वो रोती हुई फार्नेसी को संभालता ही है कि फार्नेसी उसे गट को मारने का हुक्म देती है। उसके ऑनर की रक्षा करने के लिए सर्पिको फार्नेसी को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद भी जानता है कि गट उसका क्या हश्र करेगा। फार्नेसी गुस्से में सर्पिको को तमाचा मार वहां से चली जाती है। सर्पिको औरों से अलग है और डायरेक्टली कंक्लूजन में जंप नहीं करता और वो गट को वहीं छोड़ जाना चाहता है, जिसे देख गट को भी लगता है कि सर्पिको अलग है और दोनों ही टेस्ट करने के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। इस हमले से गट के चेहरे में खरोच आ जाती है। वहीं सर्पिको का जूता कट जाता है जो सिर्फ एक दूसरे को टेस्ट करने के लिए था और वो गट और पग को फेयरवेल कहकर चला जाता है। गट को सर्पिको पसंद आता है। वहीं पग को फार्नेसी की चिंता होती है जो अब मुश्किलों से घिरी हुई है, लेकिन गट की प्रॉब्लम अब और बढ़ चुकी है क्योंकि अब उसे प्रीस्ट से भी बचना होगा। गट और फार्नेसी अब अपने अपने रास्ते पर हैं और यहाँ ये मांगा खत्म होती है। दोस्तों, बरसक की मांगा 119 से 125 चैप्टर खत्म होता है। मांगा के नेक्स्ट चैप्टर में हम ग्रिफिथ के रिवोल्यूशन और होली सी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक इस मांगा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस आपके एंटरटेनमेंट के लाता ही रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।